स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है ना? यस सर। ठीक है। माइल्ड में जब पेशेंट हमारे पास आएगा माइल्ड डिहाइड्रेशन के साथ, तो उसको हमने ओपीडी में ही डील कर लेते हैं, ठीक है। ओआरएस के साथ उसको वापस भेज दिया जाता है। जिस वक्त पेशेंट मॉडरेट डिहाइड्रेशन के साथ आता है तो पेशेंट ईगरली ड्रिंक करेगा, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करेगा, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। और पेशेंट एक्टिव होगा। इसके अंदर आप लोगों को ये वाले जो साइंस हैं ये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, सनकन आइज वाले, ड्राई स्किन वाले, ठीक है। जो स्किन इलास्टिसिटी है ना, ट्रिगर प्रेशर जो होगा उसका कम होगा। स्किन गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल साइड स्लोली, ठीक है। जो स्किन है वो अपनी ओरिजिनल साइड पे स्लोली जाएगी। इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन जो स्किन अपनी जगह पे गो बैक वेरी स्लोली, ठीक है। मॉडरेट में स्लोली जाएगी, लेकिन सीवियर में क्या होगा, वेरी स्लोली। यहाँ तक क्लियर है? यूरिन आउटपुट का आप लोगों को पता है कि यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। यस सर। टर्मिनोलॉजी आप लोग पढ़ के आए हो? यस सर। चलें, ठीक हो गया। तो मैंने कहा बस देख लो। ये आप लोगों की दोबारा बातें स्टार्ट होगी। पहले कॉल आपको कर ली थी और आपने उठाई नहीं, आप सर वजह से हमने वो जैसे एक मजाक कर दिया, मैंने कहा तुम्हें बाद में बताऊंगी। प्लीज म्यूट कर लें। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट के बारे में, ठीक है। जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन टेम्पलेट टू राइट आउट जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, ठीक है। इसको हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो मुझे लास्ट पे बता सकता है, मैं उसको दोबारा रीड करवा दूंगा और दोबारा बता दूंगा कि इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। डे 4 पे हमने क्या देखना है, जर्नल फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जर्नल फिजिकल अपीयरेंस में क्या है, लुक में पेशेंट कैसा है, यंग है, ओल्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एज वाइज आप लोगों ने उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, हेल्थी है या सिक है, बीमार लग रहा है या ठीक, दिखने में ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन उसके क्या है, एजिटेटेड है, नॉर्मल है, ठीक है। इससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है। अभी फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, आप लोगों ने इसको समझ लेना है। पॉवर्टी ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी कि एक्सप्रेशंस बहुत कम होंगे, पार्किंसनिज्म में होते हैं, ठीक है। स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं। एपैथी विद पॉवर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड पुअर आई कांटेक्ट डिप्रेशन में होगा। एपैथी विद पेल एंड पफी स्किन हाइपोथायराइडिज्म में आपको मिलेगा। लिम्बरस एक्सप्रेशन, लिम्बरस मतलब होता है परेशान कुन, ठीक है, परेशानी वाले एक्सप्रेशन। विद बायलेटरल टोसिस मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में होगा। टोसिस होता है कि जो आईलिड होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। जो अपर आईलिड होगा, आंखें इनका खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। एजिटेटेड एक्सप्रेशन इन केस ऑफ एंजाइटी, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोमानिया के अंदर आपको मिलेंगे। पोस्चर एंड एटीट्यूड, पोस्चर एंड एटीट्यूड में आपने देखना है कि गेट में रेंज फ्रॉम ब्रिस्क, इरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट टू शफलिंग, slouched, hesitant. Many abnormal gaits are caused by neurological or musculoskeletal disorders, ठीक है। गेट abnormalities की बात हो रही है। लुक केयरफुली एट द पेशेंट्स पोस्चर इन द बेड, पेशेंट की बेड के ऊपर पोजीशन कैसी है, मैंने वो सारी पोजीशंस आपको पहले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हैं। इफ़ द पेशेंट लुक्स अनकंफर्टेबल एंड नेवर चेंज पोस्चर देयर मे बी अ जनरलाइज्ड वीकनेस और न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने कॉजेज बताई थी, इधर कुछ और कॉजेज भी आ गई हैं कि अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल है और बिल्कुल अपनी पोस्चर चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें या तो वीकनेस की वजह से हो सकता है या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी की वजह से हो सकता है। कॉट साइड्स
a ripple mattress or a urinary catheter are further indicators of poor mobility. ठीक है, ये वाले अगर आपको देखने में मिले कोर्ट साइड्स, रिपल मैट्रेस, ठीक है, कोई मैट्रेस इस तरह जिसके ऊपर पेशेंट लेटा हुआ है, उसके अलावा यूरिनरी कैथेटराइज्ड है, ठीक है, कैथेटराइजेशन हुई हुई है, that will show that this patient may be paralyzed, ठीक है, may be post operative, ठीक है, उसके अलावा may be fracture of backbone, ठीक है, या लेग फ्रैक्चर के साथ हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, पेशेंट अगर कोई मूव नहीं कर रहा तो उसको ही कैथेटराइजेशन होगी ना, या किसी को कोई ब्लैडर स्टोन हो, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, या यूरिथ्रा के अंदर कोई स्ट्रिक्चर हो या यूरिथ्रल नैरोइंग हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट को कैथेटराइज किया जाता है। तो मोस्टली जो पेशेंट हैं जो बेड रिडन हैं उनको कैथेटराइज किया जाता है। तो ये वाले जो साइंस हैं उनसे आपको पता चल जाएगा ये पेशेंट कम मूव करता है, ठीक है, या इमोबाइल है, बेड रिडन पेशेंट है। कॉन्शियस लेवल आप लोगों ने चेक करना है ग्लासको कोमा स्केल के थ्रू। ग्लासको कोमा स्केल क्या होता है, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, हर एक के पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने अकॉर्डिंगली उसको पॉइंट्स देने हैं ग्लासको कोमा स्केल में। आई ओपनिंग रिस्पांस में 4 पॉइंट्स होते हैं। पहले नंबर पे अगर स्पॉन्टेनियसली ओपन विद ब्लिंकिंग एट बेस लाइन, 4 पॉइंट्स दे देने हैं, ठीक है। अगर आइज खुद ब खुद ओपन कर रहा है और आइज प्रॉपरली क्लोज भी हो रही हैं, ठीक है, तो उसको 4 पॉइंट्स देंगे। उसके बाद क्या है, टू द वर्बल स्टिमुलाई कमांड स्पीच, ठीक है, जब हम अगर हमें कहना पड़े कि अपनी आंखें खोलो और वो अपनी आंखें खोले, ठीक है, हमारी वर्बल कमांड के ऊपर वो अपनी आंखें खोले, तो उसमें हमने उसको देने हैं 3 पॉइंट्स। टू द पेन ओनली, अगर हम उससे कोई पेनफुल स्टिमुलस दें तो पेनफुल स्टिमुलस के बाद वो अपनी आंखें खोले तो उसको हम 2 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। अगर कोई पेन इवन आफ्टर पेनफुल स्टिमुलस कोई रिस्पॉन्स ना हो तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। 0 पॉइंट कभी भी नहीं होता, ठीक है। कम से कम जो इसके पॉइंट्स हो सकते हैं 3 पॉइंट हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर खुद ब खुद ओपन कर रहा है और बेस लाइन को आईज टच कर रही हैं, इनके प्रॉपरली ओपन और क्लोज हो रही हैं, तो 4 पॉइंट्स, ठीक है। वर्बल कमांड के साथ वो पेशेंट आंखें ओपन कर रहा है तो 3 पॉइंट देंगे, ठीक है। पेनफुल स्टिमुलाई के बाद आंखें ओपन कर रहे हैं, इनके स्टिमुलस देते हैं उसके बाद आंखें ओपन करता है तो 2 पॉइंट्स देंगे। इवन आफ्टर पेनफुल स्टिमुलस अगर पेशेंट आंखें ओपन नहीं करता तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। ये आई रिस्पॉन्स था। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ गया वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें टोटल होते हैं 5 पॉइंट्स। ओरिएंटेड 5 पॉइंट्स, ठीक है। ओरिएंटेड का मतलब है बिल्कुल ठीक बातें कर रहा है, उससे जो भी बात करोगे बड़ा कंप्रिहेंसिव और ठीक जवाब देगा। नंबर 2 पे कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन बट एबल टू आंसर क्वेश्चंस, 4 पॉइंट, ठीक है। पेशेंट कंफ्यूज्ड है लेकिन जो भी आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो वो उसका आंसर दे रहा है, ठीक है, उसको हम 4 पॉइंट्स देंगे। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, पेशेंट जो वर्ड्स बोल रहा है वो इन अप्रोप्रिएट है, ठीक है, उसके वर्ड्स समझ आ रहे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसके जो बातें हैं वो इन अप्रोप्रिएट होंगी, तो उसको हम 3 पॉइंट्स देंगे। अगर इनकम्प्रिहेंसिबल स्पीच, 2 पॉइंट्स देंगे। इनकम्प्रिहेंसिबल स्पीच कौन सी होगी, जैसे बच्चे बातें करते हैं जिसकी हमें कोई समझ नहीं आ रही होती, ठीक है ना। बच्चे जब अभी बोलना नहीं स्टार्ट करते तो उससे पहले अच्छी खासी अपने आप में कुछ ना कुछ बातें करते हैं, ठीक है ना, जिस वक्त अभी वो बोल नहीं सकते छोटी एज में, तो उस तरह की जो स्पीच होती है उसे इनकम्प्रिहेंसिबल स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर इस तरह की स्पीच हो तो उसको 2 पॉइंट्स देंगे। नो रिस्पॉन्स एट ऑल, 1 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद है मोटर रिस्पॉन्स, ओबेज कमांड्स फॉर मूवमेंट, 6 पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप उसे कहो कि अपना हाथ हिलाओ वो अपना हाथ हिलाए, उसे कहो कि अपनी उंगली हिलाओ वो अपनी उंगली हिलाए, उसे कहो कि अपनी टांग हिलाओ पाँव हिलाओ वो हिलाए, दैट मीन्स वो आपकी कमांड को ओबे कर रहे हैं, ठीक है। देन वी विल गिव हिम 6 पॉइंट्स। पर्पसफुल मूवमेंट टू द पेनफुल स्टिमुलस, 5 पॉइंट। अगर हम उससे कोई पेनफुल स्टिमुलस देते हैं तो वो अकॉर्डिंगली पर्पसफुल मूवमेंट्स करें, ठीक है, उसको हम 5 पॉइंट्स देंगे। विदड्रॉ इन रिस्पॉन्स टू द पेन, अगर
किसी जगह पे आप उसको पेन स्टिमुलस दे रहे हैं और वो अपने हाथ को उधर से खींच ले, दैट मीन्स वो अपने हैंड्स को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। पेन स्टिमुलस से अपने अपने आप को दूर लेके जा रहा है, अपने हाथ को, अपने पैर को, जो भी जिस हिस्सा पे आप पेन स्टिमुलस दे रहे हैं उसको दूर लेके जा रहा है, उसमें हम 4 पॉइंट्स देंगे। फ्लेक्शन इन रिस्पॉन्स टू द पेन, ठीक है। जब हम उसे पेनफुल स्टिमुलस देंगे तो अपने लिम्स को फ्लेक्स करेगा, ठीक है, अपने लिम्स को फ्लेक्स करेगा, तो उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे, उस कंडीशन में उसे हम 3 पॉइंट्स देंगे। एक्सटेंशन इन रिस्पॉन्स टू द पेन, ठीक है, अगर हम पेनफुल स्टिमुलस दें और वो उसके लिम्स की एक्सटेंशन हो तो उस कंडीशन में 2 पॉइंट्स, ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स ना हो तो उस कंडीशन में उसे 1 पॉइंट देंगे। अब हमने क्या करना है कि आई रिस्पॉन्स में कितने पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स में कितने पॉइंट्स आए हैं, उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स में कितने आए हैं, अकॉर्डिंगली सबको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कि उसने 15 में से कितने पॉइंट्स आए हैं उसके, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलेगा, ग्लासगो कोमा स्केल <8 कोमा में होता है पेशेंट, ठीक है। 14 इसका होगा, अगर किसी की हेड इंजरी हुई है तो उसमें में भी जो ग्लासगो कोमा स्केल 14 होगा, ठीक है। 13 हो सकता है, 12 हो सकता है। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग हैं उस उनके अंदर ग्लासगो कोमा स्केल 15/15 होता है। उसके बाद फिजिक देखनी है, इट्स अ विजुअल इम्प्रेशन अबाउट पेशेंट्स हाइट, हाइट के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है वेट, preferably both with tables of ideal height and weight, particularly if the patient looks obese or undernourished, abnormally tall or short, ठीक है। ये हमने फिजिकली देखना होता है कि पेशेंट का अपनी हाइट और अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से उसकी हाइट ठीक है, उसका वेट ठीक है, ठीक है। अगर ओबीज नज़र आ रहा है तो कितना ओबीज है, अगर मेल नरिश नजर आ रहा है तो कितना मेल नरिश है, अगर टॉल है तो कितना टॉल है, अगर शॉर्ट है तो कितना शॉर्ट है, ठीक है। वो हमने बाद में मेजर कर देना है। उसके बाद है मूवमेंट्स। ट्रिमर्स में बी प्रेजेंट इन एंजाइटी, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड अल्कोहल डिपेंडेंस। ट्रिमर्स होते हैं अनपर्पसफुल मूवमेंट्स, यानी कि अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में हो सकते हैं, एंजाइटी में हो सकते हैं। कुछ लोग एंजाइटी में कांपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, या वो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रिमर्स। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी सेम किस्म की कंडीशन होती है। अल्कोहल डिपेंडेंस में जब पेशेंट कोई अल्कोहलिक हो और उसको अल्कोहल ना मिले, ठीक है, उसको अल्कोहल ना मिले तो उस कंडीशन में जब क्रेविंग होगी, क्रेविंग की वजह से उसके हाथों में, उसके लिम्स में ट्रिमर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मल मूवमेंट्स होंगे, अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी abnormal movements होंगी। It also occurs after administration of a beta 2 agonist, एग्जाम्पल साल्बिटामोल। साल्बिटामोल अगर एडमिनिस्टर करें किसी पेशेंट को दें तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में भी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज में भी हो, व्हेन एक्स्ट्रा पैरामिडल इज इन्वॉल्व्ड, जिस वक्त मिडल सिस्टम इन्वॉल्व होगा, ठीक है। Twitching and myoclonic jerks may be observed in patients with uremia. ट्विचिंग होता है मसल्स की एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। मायोक्लोनिक जर्क्स ये भी मसल्स के अंदर झटके लगते हैं, यानी कि बॉडी को झटके लगेंगे स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। मे बी ऑब्जर्व इन अ पेशेंट विद यूरेमिया, यानी कि किसी पेशेंट के अगर किडनीज काम नहीं कर रहे और बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है ना, बर्न जिसको हम बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है, अगर वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी होती है। और यूरेमिक इंसेफेलोपैथी की वजह से पेशेंट को मायोक्लोनिक जर्क्स, पेशेंट में ट्विचिंग और मायोक्लोनिक जर्क्स हो सकते हैं, ठीक है। द फ्लैपिंग ट्रिमर्स, जिसको एस्ट्रेक्सिस ऑफ हेपेटिक फेलियर और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन में भी अपेरेंट ओनली when the patient's arm are outstretched with the hands dorsiflexed, ठीक है। अगर हेपेटिक फेलियर हो या कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो
उस कंडीशन में पेशेंट के अंदर फ्लैपिंग ट्रिमर्स हो सकते हैं, ठीक है। बाद बात हो रही है ऑडर्स यानी कि स्मेल की। The body normally produces an odor. This largely arises from apocrine sweat contaminated by skin bacteria and may be reduced by anti-precipitants and deodorants concealed with perfume. Excessive sweating cause an increase in body odor यानी कि स्वेटिंग की वजह से बॉडी से एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल आती है जो कि स्वेट की वजह से होती है और बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई पाउडर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी स्मेल अच्छी हो, कोई परफ्यूम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग कॉजेज एन इंक्रीज इन बॉडी ऑडर। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती हो तो उससे आपको ज़्यादा स्मेल आएगी, ठीक है, अगर वो पेशेंट टाइमली शावर वगैरह ना ले। पुअर पर्सनल हाइजीन इंक्रीज दिस एंड the smell may be compounded by dirty or soiled clothing and stale urine यानी कि ये वाली अगर पर्सनल हाइजीन पुअर हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो स्मेल है ये इंक्रीज हो जाएगी। अगर पेशेंट को स्वेटिंग ज़्यादा होती है, अगर वो टाइमली क्लॉथ चेंज ना करे तो उस कंडीशन में भी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेसिव बॉडी ऑडर अकर्स इन द वेरी elderly, infirm or demented, alcohol or drug misuse, physical disability, preventing normal hygiene, several learning difficulties, ठीक है। इन इस कैटेगरी के जो पीपल हैं उन लोगों के अंदर जो बॉडी ऑर्डर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, उनमें बॉडी से स्मेल ज़्यादा आती है। सम ऑर्डर्स आर डायग्नोस्टिक। Stale mousy smell of the violet amine methyl mercaptan on the breath of patients with liver failure, फिटोर हेपेटिकस, ठीक है। ये एक स्टेल माउसी स्मेल यानी कि एक वोलेटाइल अमाइन की स्मेल है जो कि लिवर फेलियर में आती है, स्पेसिफिक साइन है, ठीक है। स्वीटनेस ऑफ द ब्रेथ इन डायबिटिक और starvation ketoacidosis due to acetone. Note that this smell is obvious to some observers but not others. जो डायबिटिक होते हैं या जिनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगी यानी कि अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट DKA में जा सकता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, ठीक है। ये कंडीशन है जिस वक्त ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड हो, टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल होती है जो कि हर कोई तो नहीं लेकिन कुछ लोग उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। हर एक की जो स्मेल करने की ताकत है, स्मेल करने की एबिलिटी है, वो डिफरेंट होती है। फेटिड स्मेल ऑफ क्रोनिक suppression, necrotic tumor और some skin disorders। अगर आपने कभी फॉर्नियर्स गैंग्रीन देखी हो, ठीक है, और उसके अलावा किसी और बॉडी पार्ट की गैंग्रीन, फॉर्नियर्स गैंग्रीन होती है ये स्क्रोटल एरिया, पेरेनियल एरिया की मेल्स के अंदर फॉर्नियर गैंग्रीन होती है, ठीक है, स्क्रोटम की। तो उस कंडीशन में जब उसको फर्स्ट टाइम उसकी डिब्राइडमेंट की जाती है, जितनी वर्स्ट किस्म की स्मेल होती है, मैंने आज तक उस किस्म की बुरी स्मेल नहीं देखी। मैंने अपनी ज़िंदगी में उस तरह की वर्स्ट स्मेल अभी तक नहीं देखी, इतनी बुरी स्मेल होती है। फिशी स्मेल ऑफ एनारोबिक बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अगर किसी फीमेल के अंदर बैक्टीरियल वेजिनोसिस होगी तो उससे जो डिस्चार्ज होगा उससे जिस तरह की फिश की स्मेल होती है उस तरह की स्मेल आएगी, ठीक है, फिशी ऑर्डर उसको बोलते हैं। Sounds. Normal speech depends upon the tongue, lip, palate, and nose, the integrity of mucosa, muscle, and nerve supply of the larynx, and ability to expel sufficient air from the lungs. Other causes such as cleft palate, nasal obstruction, loose denture, or a dry mouth can be found on inspection.
Hoarseness of voice may be due to ineffective laryngitis, heavy smoking or a neurologic cause. Hoarseness of voice के आप लोगों को causes पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? जी सर। ज़हन हो रही है सर, 2 मिनट वेट। जी सर, हाँ जी। चलो ठीक है, अजान सुन लें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद वाइटल साइंस में हमने क्या देखनी थी? पल्स, डिटरमाइन रेट एंड रिदम। रेट हमने देखना है कि कितनी दफ़ा 1 मिनट में उसने बीट किया है, ठीक है। नॉर्मल कितनी होती है? 60 to 100, ठीक है। 60 से कम होगी, ठीक है। तो अगर हार्ट रेट जो है वो 60 से कम होगा तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया पल्स रेट लेस देन 50 पर मिनट, ठीक है। जिस वक्त पल्स रेट लेस देन 50 होगी उस वक्त ब्रेडिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया पल्स रेट मोर देन 100 पर मिनट। इसको जो है ना स्टैंडर्ड है वो 50 की जगह पे 60 है, लेकिन आप लोग चलो इन्होंने इधर 50 लिखा हुआ है तो आप लोग 50 याद रख लें, लेकिन 60 to 100 होता है, ठीक है। जी सर, हमने पहले भी बहरहाल 60 पढ़ा हुआ। चलें ये देख लें, ये एक्सपर्ट्स ने तैयार की है लॉग बुक, तो आप अकॉर्डिंगली कर लें। रिलेटिव सर इसी के ब्रेडिकार्डिया, अकॉर्डिंग कर लेंगे, लॉग बुक के जी अकॉर्डिंग जी ही कर लेंगे। ठीक होगा। नॉर्मली पल्स राइजेस 10 बीट्स पर मिनट फॉर ईच डिग्री। अगर किसी को फीवर हो जाए ना, अगर किसी को नॉर्मल कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 37 से 38 डिग्री हो जाए तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका जो पल्स रेट है वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। टेन बीट। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं स्क्रीन आ भी रही। शेयर हो रही है और अब स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही। सर का माइक भी म्यूट है। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, अब जी आ जी सर, रही है। सर। अभी आ रही। सॉरी, ये किसी ने कॉल कर दी थी इसलिए थोड़ा ना कॉल कट गई थी, ये मीटिंग कट गई थी, ठीक है। जी, होम टास्क आप लोगों ने क्या करना है कि इसी चीज़ को राइट डाउन कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रेट्स। मींस आप लोगों ने एबनॉर्मल हार्ट रेट्स, ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया की जो कॉजेज हैं आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी का हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। ये वाली इसकी कॉजेज बेड साइड टेक्निक्स के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगी। रेफरेंस भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, मैंने ये बुक आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है, तो आप लोगों ने वहाँ से पढ़ के आना है, ठीक है। Rhythm normally intervals between the beats is constant and rhythm is regular. If disrupted, pulse become irregular. ठीक है। नॉर्मली जो रिदम होती है वो रेगुलर होती है। फॉर एग्जांपल हर बीट अगर 2 सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद
या हाफ सेकंड बाद आ रही है तो हर बीट हाफ सेकंड बाद ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर हर बीट हाफ सेकंड बाद ही आएगी दैट मींस दैट रिदम इज रेगुलर। लेकिन अगर बीट्स जो हैं उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें डिफरेंस आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगी, इरेगुलर बीट्स होगी, ठीक है। ये इरेगुलर बीट्स क्यों होती हैं इसकी कॉजेज आप लोगों ने पढ़ के आनी है, ठीक है। सर ये दोबारा बता दें, रिपीट सर करके। टेम्परेचर और पल्स का भी दोबारा बता दे, तब आपकी आवाज कट गई थी, समझ नहीं आया। चलें ठीक है, टेम्परेचर और पल्स का क्या चीज़ आप लोगों को समझ नहीं तो आई। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो पल्स कैसे डिक्रीज हो रही है? पल्स डिक्रीज नहीं होगी, पल्स इंक्रीज होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉग बुक आपके 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज होगा तो उसकी वजह से आपके जो पल्स रेट है वो 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज होगी, यानी कि एवरी राइज इन 0.5 डिग्री, ठीक है, 10 बीट्स पर मिनट विल इंक्रीज, ठीक है। जब भी आपका टेम्परेचर 0.5 डिग्री से सेंटीग्रेड रेज होगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसके साथ 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर। सर इन दोनों का रिलेशन बता दे कि मतलब ये इंक्रीज कैसे हो रहा है। ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने फीवर की अभी आप लोग कॉजेज देखना स्टार्ट कर दें हेड टू टो। हाँ जी, बताएं फीवर की कॉजेज क्या होती हैं। सर कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और सर्टेन डिजीजेज ओके, होती हैं जैसे टीबी, और जैसे उसमें हमारे पास आ जाता है टाइफॉइड आ जाता है, उसमें फीवर होता है। सर ये जो फीवर सर है ये नमोनिया मेन में भी किसी होता है। किसी भी डिजीज का सिम्टम होता है, ये खुद एक डिजीज नहीं होता, एक जी सिम्टम होता है ये किसी ये डिजीज एक का, सिम्टम है, खुद मीन्स डिजीज आपकी नहीं है बॉडी के ये। अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे कॉजेज ऑफ फीवर पूछी जाए तो आपने सर से स्टार्ट हो जाना है और आपने पाँव के अंगूठे तक पहुंचना है, ठीक है। सर से फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट हो रहे हो, सर की स्किन के ऊपर आप लोगों ने फोलिकुलाइटिस, फ्रंकल, कार्पंकल, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए कोई भी इन्फेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए पुअर मेनिंजाइटिस एक्सपोजर। हो गया, मेनिंजाइटिस के बाद इंसेफेलाइटिस हो गया, ब्रेन एब्सेस हो गया, ठीक है। हेड इंजरी हो गया। उसके बाद आप लोगों ने हेड में आगे उसके बाद क्या चीज़ आ गई, आइज आ गई, आइज की कोई इन्फेक्शन हो गई, ब्लेफराइटिस हो गया, ठीक है। उसके बाद रेटिनाइटिस हो गया। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। उसके बाद साइनोसाइटिस हो गया, ठीक है, पैरानेजल साइनसिस। उसके बाद फेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, ठीक है। उसके अलावा ओरल इन्फेक्शन कोई भी हो सकती है, पेरियो टीथ इन्फेक्शन होगी, पेरियोडेंटल इन्फेक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद आप आगे पे आ जाएं। इस तरह आपने जितनी भी कॉजेज हैं वो आपने गिनते चले जाना है। ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन में ब्रेन का कोई कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, वो सारे आपने गिनवा देने हैं। आगे फेस का कोई ट्यूमर है वो गिनवा देना, क्योंकि उसमें भी आपका फीवर होगा और फीवर की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होता है, उसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। सेट पॉइंट जब भी बिगड़ेगा तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। सेट पॉइंट कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। और जब भी नॉर्मली उसने आपकी बॉडी का टेम्परेचर किस जगह पे रखना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जब भी वो इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, आपका हार्ट रिस्पॉन्ड करेगा, उसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। आपने बेड साइड टेक्निक से इसको पढ़ के आना है लाजमी। साइड्स टू चेक पल्स इन द बॉडी। आप पल्स किस किस जगह से बॉडी के ऊपर चेक कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड अप्रोप्रिएट साइट्स हाउएवर यूज्ड इन रेडियल पल्स, ठीक है। सबसे कॉमनली जो साइट यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा वो है रेडियल पल्स, ठीक है। उसके बाद है कैरोटिड, उसके बाद है ब्रेकियल, उसके बाद टेम्पोरल, उसके बाद फिमोरल, उसके बाद पोप्लीटियल, डोर्सल पेडिस पाँव के ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद एपिकल पल्स। ये कुछ पल्स के नाम है कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं, जहाँ से पल्स रेट लिया जाता है, ठीक है।
सबसे कॉमन जो है वो रेडियल, कैरोटिड और ब्रेकियल है। और उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सी है? femoral। The correct technique to palpate the radial pulse involve placing the pads of the three fingers along the radius which is on the lateral side of the wrist। ठीक है, lateral side of the wrist आपने radial के ऊपर अपनी 3 fingers place करनी है। The thumb side, the pads of the fingers are placed on the radius bone close to the flexor aspect of the wrist। ठीक है, जो रिस्ट का फ्लेक्सर एस्पेक्ट है जिसमें फ्लेक्शन होती है। ठीक है, हाथ के सीधी साइड वाली साइड पे आपने उंगलियां प्लेस करनी है, नीचे नहीं करनी। ठीक है, General instructions for taking your pulse. To get an accurate pulse, take your pulse the same time each day। ठीक है, आप हर रोज पेशेंट बिल्कुल 9 बजे आपके पास तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आप माइंड में रख लें इसको। सिट डाउन एंड रेस्ट सेवरल मिनट्स टेकिंग बिफोर पल्स। ये बिल्कुल ठीक है, जब भी आपने पेशेंट की पल्स लेनी है या वाइटल्स लेनी है तो उससे पहले पेशेंट बिल्कुल काम होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए। ये नहीं हो कि पेशेंट खड़ा हो और आप उसकी पल्स नोट कर रहे हो या उसका ब्लड प्रेशर ले रहे हो। पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए, बैठा होना चाहिए। ठीक है, काउंट योर पल्स फॉर फुल 60 सेकेंड्स अनलेस टोल्ड अदरवाइज बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, यूजली जब आप इनिशियल स्टार्ट में होते हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पूरा 1 मिनट तक आप पल्स को काउंट करें। ठीक है, taking your radial pulse with your palm up, look at the area between your wrist bone and tendon on the thumb side of your wrist। Your radial pulse can be taken on either wrist। यानी कि आप दोनों में से किसी भी साइड पे उसको चेक कर सकते हैं। बाकी ये साइट बताई गई है लफ्ज़ों के अंदर। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो आप देख लें, अदरवाइज मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड की है, उसमें प्रॉपरली किस तरह आप लोगों ने रेडियल पल्स लेनी है उसमें बताया गया है। ठीक है, यूज द टिप ऑफ द इंडेक्स एंड थर्ड फिंगर ऑफ योर अदर हैंड टू फील द पल्स इन योर रेडियल आर्टरी बिटवीन योर रिस्ट बोन एंड टेंडन ऑन द थंब साइड ऑफ योर रिस्ट। अप्लाई जस्ट इनफ प्रेशर सो यू कैन फील ईच बीट। आपने बहुत ज़्यादा नरम हाथ नहीं रखना कि आप उसको फील ना कर सको, और बहुत ज़्यादा उसको दबाना नहीं है कि उसकी जो बीट्स हैं वो आप लोग वैसे मस्त कर दो। ठीक है, डू नॉट पुश टू हार्ड और यू विल ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको दबाएंगे तो ब्लड फ्लो जो होगा वो रुक जाएगा और आपको प्रॉपर जो पल्स रेट है वो नहीं मिल सकेगा। सर उसमें ये था कि आपने मिडल फिंगर जो है उससे फील करना है, लेकिन जो दूसरी 2 फिंगर्स हैं उनसे थोड़ा सा प्रेशर देना है और मिडल फिंगर से जो है वो फील करनी है पल्स जी जी रिट्स पे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो साइड वाली 2 फिंगर्स होती हैं उसके साथ हम पल्स को यानी कि जो रेडियल आर्टरी है उसको स्टेबल करते हैं। ठीक है, ताकि वो इधर उधर मूव ना हो। जो मेथड है ना, उस जो साइड वाली 2 फिंगर्स होती हैं उससे हमने उसको स्टेबल करना है और मिडिल फिंगर से हमने उसको फील करना है। लेकिन कुछ लोगों की जो पल्स होती है थोड़ी लेनी मुश्किल होती है। ठीक है, स्पेशली जो ओबीज पर्सन होते हैं, लेकिन जो थोड़े लीन एंड थिन होते हैं उनकी पल्स बहुत इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जब ट्राई करोगे तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने ऊपर ट्राई करो, अपनी पल्स फील करने की कोशिश करो, अपने दोस्त की, अपने रूममेट की। ठीक है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। While the second hand on your watch or a clock as you count how many times you feel your pulse, record your pulse rate। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रही है ना? यस सर। उसके बाद है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, हाइपरटेंशन मोर देन 140/90, हाइपोटेंशन लेस देन 90/60। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन क्या है, इधर बता दिया गया है।
ठीक है, आपने बेड साइड टेक्निक से ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा पढ़ के आना है। मैनुअल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट किस तरह की जाती है? A healthcare provider use a stethoscope and a blood pressure cuff with a sphygmomanometer to measure blood pressure manually.